नमस्कार साथियों। साथियों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, जिसके कारण उन सारे अभ्यर्थी जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ-साथ उन सारे शिक्षकों जिनका चयन एनआईओएस डीएलएड के आधार पर हो चुका है, सभी में बहुत ज़्यादा डर, भय, समस्या और दुविधा उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, आज आपके सारे समस्याओं को समेटते हुए यह वीडियो लाया हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद अन्य कोई एनआईओएस डीएलएड के लिए तब तक वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पे अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। दोस्तों, हमने अंतिम स्थिति में जो 7 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 से ढाई घंटा 2 अलग-अलग समयों पर, एक लंच से पहले और एक लंच के बाद, जो भी डिस्कशन हुए अ, दोनों तरफ से, चाहे वो डीएलएड एनआईओएस डीएलएड की तरफ से हो या फिर बीएड या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से हो, एनसीटीई की तरफ से हो, उन सारे जो भी कंक्लूजन दिए गए, जो भी आर्गुमेंट किए गए, जो भी तथ्य पेश किए गए, तथ्यात्मक जो बातें की गई, वो पूरा सुनने और समझने के बाद मैं यह वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। दोस्तों, जैसे ही अ, लंच से पूर्व जो आर्गुमेंट चल रहे थे वह समाप्त हुए, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि एनआईओएस 80% हार चुका है। उसके बाद लंच के बाद भी अभी आर्गुमेंट बाकी थे। दोस्तों, जब आप स्वयं पूरे आर्गुमेंट को सुने होंगे और यदि आप समझ पाए होंगे, तो शायद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि फैसला में क्या होने वाला है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बनाए गए जो भ्रामक स्थिति है, उससे जो फैसला आने वाला है, वह इतर होने वाला है। दोस्तों, जहाँ तक माननीय जज की बात है, तो जज साहब ने एनआईओएस डीएलएड के पक्षधर वकीलों से भी प्रश्न किए और एनआईओएस डीएलएड के विरोध में जो बीएड के पक्षधर थे या रेगुलर डीएलएड के पक्षधर थे या सरकार के जो भी वकील थे, उनसे भी प्रश्न पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका प्रश्न सिर्फ एनआईओएस डीएलएड के लिए ही था या फिर उनका कोई गलत इंटेंशन था या वो ठान चुके थे कि एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर ही देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों, 2 मुख्य बिंदु पर पूरे बहस हुए, जो आप सभी को पता है। एक, कि यह जो कोर्स है वह 2 वर्ष का ना होकर के, अर्थात 24 महीने का ना होकर के 18 महीने का है, जबकि सामान्यतः जो डीएलएड होता है वह 2 वर्ष का होता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु था कि यह इन सर्विस शिक्षकों के लिए था, अर्थात उनका नौकरी बचाने के लिए था, तो उनकी नौकरी सुरक्षित है। अब इसका क्या काम, अर्थात जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसमें इसका क्या काम है, क्या भूमिका है। दोस्तों, जब एनआईओएस डीएलएड के वकीलों से ये प्रश्न पूछे गए, तो आप देखे होंगे सलमान खुर्शीद साहब या फिर जो मिस अरोड़ा मैडम थी, उन्होंने भी माननीय जज के प्रश्नों का बेहद ही संजीदगी से और मजबूती से उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया है और अंततः आपने यदि देखा होगा, तो आप यह पाए होंगे कि काफ़ी हद तक सलमान खुर्शीद और मिस अरोड़ा के तथ्यों से और उनके जो भी आर्गुमेंट थे उससे संतुष्ट होते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ नरम जो है वो माननीय जज हो गए, ऐसा देखने को मिला। जब 18 मंथ का बात आया, तो साफ-साफ उस पे कहा गया कि कोर्स जो है वो 2 वर्ष का ही है, लेकिन उसे चूँकि जो भी इसमें ट्रेंड होने वाले, जो भी ट्रेनिंग करने वाले जो अभ्यर्थी थे, वो सामान्य विद्यार्थी तो थे नहीं, ये सभी शिक्षक थे और ऑलरेडी ये कार्यरत थे। तो इसलिए कोर्स का डिज़ाइन सैद्धांतिक रूप से उनको सिर्फ ज्ञान देना था और उनका जो एक्सपीरियंस थी वो वर्षों से था, तो इस वजह से जो है उसे 2 वर्षों
के जगह पर जो है 18 महीने में ही इस कोर्स को समाप्त कर दिए गए। कोर्स 2 साल का ही है, आप कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 18 महीने का है। जो भी चाहे एनसीटी का जो पत्रांक विज्ञप्ति देख लीजिए, एनआईओएस का पत्रांक विज्ञप्ति देख लीजिए, आप जो भी एनआईएस डीएलएड का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो देख लीजिए, वो सारे जहाँ पे आपको 2 वर्ष ही मिलेंगे, 18 महीने कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। और यह सही बात भी है। आप यदि इस आधार पर यदि कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ऐसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, मेडिकल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनको विशेष परिस्थिति में जो है सामान्यतः जो कोर्स का डिज़ाइन जितने महीने के लिए, जितने वर्ष के लिए, जितने सेमेस्टर के लिए किया जाता है, उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। जैसे आप यदि आईटीआई या फिर किए हुए हों, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट पास हों, और यदि आपको पॉलिटेक्निक करना है तो 2 वर्ष में ही आपको पॉलिटेक्निक करा दिए जाएंगे, जबकि सामान्यतः 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक होता है। वहीं यदि आप पॉलिटेक्निक कर रखे हैं और आपको बीटेक भी करना हो, तो सामान्यतः जो है बीटेक भी जो है वो 4 वर्षों का होता है, तो आपको 3 वर्ष में ही करा लिए जाते हैं। ऐसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, कई मेडिकल कोर्सेज भी हैं, जो पूर्व के एक्सपीरियंसेस के आधार पर सामान्यतः जितने समय के लिए कोर्स डिजाइन होता है, उससे कम ही समय में उसे जो है करा लिए जाते हैं, तो कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा जो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा था कि यह कोर्स तो इन सर्विस शिक्षकों के लिए था, चाहे वो सरकारी विद्यालयों में सेवारत हों, चाहे वो एड ऑन स्कूल्स में हों, चाहे वो निजी विद्यालयों में सेवारत हों, कार्यरत हों। नौकरी उनको बचानी थी, इसलिए उनको ट्रेंड करना था, ट्रेंड हो चुके हैं, नौकरी बच गई है। अब इसका क्या महत्व है, फ्रेश रिक्रूटमेंट में इसका क्या महत्व है, अब देखिए। इस पर भी माननीय सलमान खुर्शीद और मिस अरोड़ा जी के द्वारा बेहद ही संजीदगी से और मजबूती से तथ्य पेश किए गए हैं। यदि आप उनके द्वारा दिए गए आर्गूमेंट को यदि आप सही से समझे होंगे तो। दोस्तों, मैडम जब बोल रही थी तो माननीय दोनों जज बेहद ही गंभीरता से सुन रहे थे, और आप जो भी 15-20 मिनट जो मिस अरोड़ा मैडम जो लंच के बाद का जो उनका जब सुने होंगे आप, तो आप देख पाए होंगे कि माननीय जज बेहद ही नरम हो गए थे और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। जब सलमान खुर्शीद साहब भी बोल रहे थे लंच से पूर्व, तो उस समय भी माननीय जज जो है वो शांत होकर के सुन रहे थे। कोर्स क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन की बात यदि किया जाए तो सिर्फ डीएलएड वालों के लिए ही नहीं था, बीएड के लिए भी प्रश्न पूछे गए। जैसे आप जब जो है उनसे कहा गया, ये जो तथ्य जब दिए गए कि इन सर्विस के लिए है, जब प्रश्न पूछा गया ना डीएलएड के वकीलों से, तो इनके द्वारा तथ्य पेश किए गए कि एनआईओएस डीएलएड यदि इन सर्विस के लिए था तो इसका मतलब यह है कि जो एनआईएस डीएलएड किया है 18 महीने या 2 वर्ष का जो कोर्स है, यदि वह 1 to 5 में पहले सेलेक्ट हो गया तो अब 6 to 8 में वो नहीं जा सकता है, न तो उसका पदोन्नति हो सकता है और न ही वह फ्रेश रिक्रूटमेंट के जरिए 6 to 8 में वो जा सकता है। अब बताइए, क्या यह न्यायोचित होगा? सोचने वाली बात है कि मतलब ट्रेनिंग तो ले लिया, वो ट्रेनिंग बंदा ले लिया, वो शिक्षक भी है, सरकारी में भी है, लेकिन चूंकि यह इन सर्विस के लिए सिर्फ नौकरी बचाने के लिए था, इसलिए उसका पदोन्नति नहीं हो सकता है। तो क्या उसके अधिकार का हनन नहीं है? पदोन्नति के साथ साथ वह यदि फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी यदि 1 to 5 में वो सेवारत है, यदि 6 to 8 के लिए वो जाना चाहता है तो नहीं जा सकता है। जैसे अभी उदाहरण देखिए, 6th फेज 7th फेज में से लोग जो है 1 to 5 में टीचर बन गए। अब 8th फेज जो है वो फॉर्म आवेदन हो रहा है, 7 दिसंबर से उसका परीक्षा है। 1 to 5 का वैकेंसी नहीं है, 6 to 12 का वैकेंसी है। अब जो 1 to 5 में जो टीचर है एनआईएस डीएलएड के आधार पर जो 6th और 7th में जिसका चयन हो चुका है, यदि उसको 1 to 5 में उसका चयन हो चुका है, यदि 6 to 8 में वो जाना चाहता है, तो क्या उसे अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। या फिर एनआईएस डीएलएड जो 6-7 फेज को छोड़िए, जो नियोजित शिक्षक था, जिसको 12th के आधार पर जो है 2012 में 2014 में जो है ले लिया गया था, सिर्फ ऐसे ही टेट करा करके, दस्ता परीक्षा करा करके ले लिया गया था, कोई ट्रेनिंग नहीं था। और उनको भी जो नियोजित शिक्षक थे, जो अनट्रेंड थे, जो 2012 में 14 में या कभी भी जो है जब जरूरत जैसे पड़ी वैसे बहाली ले लिया गया। बिहार में या और भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, अनट्रेंड टीचरों को ले लिया गया था और उनको जो है एनआईएस डीएलएड के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, वो प्रशिक्षित हो गए। अब एनआईएस डीएलएड से वो प्रशिक्षित हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं,
कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 12 साल से वो सेवारत है, कार्यरत है, तो यदि सिर्फ़ नौकरी बचाने के लिए एनआईएस डीएलएड को ही मान्य किया जाए, वहीं तक कि आपका नौकरी सुरक्षित हो गया, तो वो पदोन्नति नहीं ले सकता है, 6 टू 8 में नहीं जाएगा वो। दूसरा, यदि वह उदाहरण स्वरूप यदि वह बिहार के सरकारी विद्यालयों में यदि 1 टू 5 में हो या 6 टू 8 में हो कार्यरत है, तब यदि इसे वहीं तक मान्य किया जाए, फ्रेश रिक्रूटमेंट में इसको यदि वैल्यू नहीं दिया जाए, तो फिर वो केवीएस के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, डी ट्रिपल एसबी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, या अन्य वैसे फ्रेश रिक्रूटमेंट जहाँ वो जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। वो बाध्य हो जाएंगे कि आप फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैल्यूएबल है ही नहीं कोर्स, तो आप कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यानी कि पूरी तरह से उसको बांध दिया जा रहा है। दूसरे अर्थ में कहें तो वह जिस विद्यालय में है, जिस ग्रेड में है, वहाँ के लिए वह बंधुआ मजदूर के भांति हो गया, बांध दिया गया उसको। न पदोन्नति ले सकता है, न जो है अन्य फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो शामिल हो सकता है, तो बांध दिया गया। दूसरी तर्क कि जो एड ऑन विद्यालय हैं वहाँ भी पेमेंट गवर्नमेंट ही करती है। हो सकता है कुछ अंतर हो, एक पूर्णतः जो गवर्नमेंट है और एड ऑन है उसमें कुछ सुविधाओं में या पेमेंट में हो सकता है। तो वहाँ से भी वो चाहेगा कि हम दूसरे जगह जाएँ, तो भी बन जाएगा। तीसरा कि जो निजी विद्यालय में है, जैसे बहुत जो है हर चौक-चौराहे में आपको जो है एक निजी विद्यालय मिल जाएगा आपको। हर चौक-चौराहे, हर चट्टी बाज़ार में आपको जो है एक निजी विद्यालय मिल जाएगा। और जहाँ पे जो है आपसे यह छिपा हुआ नहीं है कि वहाँ पे जो शिक्षक कार्यरत होते हैं, वो एनआईओएस डीएलएड से हों या फिर किसी भी तरह का डीएलएड हो या बीएड किए हुए हों। चूँकि रिक्रूटमेंट न होने की वजह से, वैकेंसीज़ न होने की वजह से, वो वहाँ पे अपना जो है पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बीवी-बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए, अपने बूढ़े माँ-बाप का जीवन निर्वाह के लिए वो जो है वहाँ पे वो सेवा देते हैं। और उनका जो वेतन होता है, वह 1500, 2000, 2500, 3500, 5000 ऐसे होता है, 6000 ऐसे होता है। और उनको जो वेतन मिलता है, वो एकमुश्त नहीं मिलता है। उनका अपना पैसा जो कमाया हुआ है उस विद्यालय में, उसे पैसा लेने के लिए कई बहाने करने पड़ते हैं कि दशहरा आ गया, बाल-बच्चों का कपड़ा लेना है, बूढ़ी माँ का दवा लेना है, पिताजी को आँख दिखवाना है, ऐसे बोल-बोल करके उनको 1000-500 करके पैसे निकालने पड़ते हैं। ये स्थिति है, सिर्फ़ बिहार का नहीं, पूरे भारतवर्ष का। अब बताइए, उस विद्यालय में जो कार्यरत हैं, अब समय-समय पर जो बड़े संस्थान हैं, निजी शैक्षणिक संस्थान, जैसे डीएवी हो गया, आपका सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, या फिर उसी प्रकार से बहुत सारे संस्थान हैं, डीपीएस हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और भी कई सारे संस्थान हैं। वहाँ पे भी समय-समय पर वैकेंसीज़ निकलते रहते हैं। सिर्फ़ निजी से निजी में हम बात कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट का बात करें, तो जो चौक-चौराहे, चट्टी बाज़ार वाले जो छोटे-मोटे जो निजी विद्यालयों में सेवा दे रहा है, 1500, 2000, 2500, 3000 पर वहाँ उस पैसे को भी निकालने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि उसे मौका मिल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि बाध्य कर दे कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो क्या वह उस विद्यालय को छोड़ कर के अन्य बड़े निजी संस्थानों में वो जा सकता है? नहीं जा सकता है। मतलब वहाँ भी बाँध दिया गया। तो इस ट्रेनिंग का मकसद क्या हुआ? इस ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग लेने से क्या फ़ायदा हुआ? दूसरी बात कि यदि कोई डीएवी पब्लिक स्कूल का शिक्षक है और वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाना चाहता है, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया है, यदि ऐसा होता है तो, कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। तो जैसे ही डीएवी पब्लिक स्कूल छोड़ेगा वो बंदा, डीपीएस में आवेदन करेगा, वहाँ पे एनआईएसटी उसको अमान्य कर दिया जाएगा कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए है नहीं है। तो बहुत सारे जो है वो समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। और एनआईओएस डीएलएड से जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं 14 लाख लगभग पूरे भारतवर्ष में, और बिहार के लगभग 3.5 लाख जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं एनआईओएस डीएलएड, उन सभी का जो समानता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो उनको आगे बढ़ने का जो अधिकार है, वो हनन हो जाएगा, वो सब जो है वो सिमट कर रह जाएगा।
तो ये सारे तथ्य हैं, यही जो है मिस अरोड़ा जी के द्वारा इन तथ्यों को बेहद ही संजीदगी से संजोते हुए और इसको पेश किया गया। और जिस समय ये बोल रहे थे, उस समय माननीय दोनों जज गंभीरता से सुन रहे थे और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया। बीएड वालों से ही पूछा गया, बीएड वालों से ही पूछा गया कि क्यों आखिर फ्रेश रिक्रूटमेंट में इसको नहीं लिया जाए। तो उनके पास सिर्फ एक ही तथ्य था, मालूम है क्या था? कि एनसीटी ने प्रॉपरली इसको गजट नहीं बनाया कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो सामान्य डीएलएड के समान, मतलब उसके समान है। बस यही एक कमी रह गई है। एनआईओएस डीएलएड में जो एनसीटी है उस वो भी इसको स्वीकारा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जो उसका पत्र पत्रांक और विज्ञप्ति थे उन सारे साक्ष्यों और तथ्यों को पेश किया कि ठीक है, हमने स्पेशली नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, लेकिन अन्य जगहों पर इसका वर्णन है। बीएड वाला जो बीएड वाले की तरफ से जो वकील थे वो इसको बीएड वर्सेस बीटीसी मामला से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन माननीय जज ने इसको जो है तुरंत टिप्पणी कर दिया कि वो मामला अलग, ये मामला अलग, इसलिए कि यहाँ पे मेरिट का बात ही नहीं है। बीएड वर्सेस बीटीसी में क्या था, वहाँ मेरिट का मामला था कि बीएड का कोर्स जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल है या नहीं, मेरिट रखता है कि नहीं रखता है। लेकिन यहाँ मेरिट पर बात ही नहीं हो रहा है। ये थोड़ी है कि एनआईओएस जो किया हुआ है उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है, वो मेरिट 1 to 5 में या 6 to 8 में पढ़ाने लायक है कि नहीं है। ये मेरिट पर तो बात नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, वहाँ पे मेरिट पर बात हो रहा था और दोनों का मसला अलग अलग है। यदि बीएड वालों को 1 to 5 से जो है अयोग्य ठहरा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोर्स जो है वो कोर्स ही अमान्य हो गया, ऐसा तो है नहीं। 6 to 12 के लिए उनका रास्ता खुला हुआ है। हाँ, अब 6 to 8 में जो है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो शर्तें रखी गई हैं, उससे बार-बार जो है हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है वो शिक्षा विभाग के हाथ में है, वो छूट उस पे सरकार दे, ताकि कोई भी बीएड और डीएलएड किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, तो 6 to 8 में वो पढ़ाने के लिए काबिल है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसको छूट मिलना चाहिए। लेकिन एनआईएस डीएलएड को यदि अमान्य किया जाता है, तो पूरी तरह से 14 लाख एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित जो पूरे भारतवर्ष के अभ्यर्थी हैं, उनका जीवन स्थिर हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो जहाँ है वहीं ठहर जाएगा। जो चौक चौराहे चट्टी बाजार वाला विद्यालय में है, वहीं पे ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो अन्य जो निजी संस्थानों में है, उसके छोड़ करके दूसरा संस्थानों में नहीं जा पाएगा। जो सरकारी विद्यालयों में है 1 to 5 में, वह 6 to 8 में नहीं जा पाएगा। और जो राज्य के विद्यालयों में है, वो केंद्रीय विद्यालयों में नहीं जा पाएंगे या और दूसरे जगहों पर वो नहीं जा पाएंगे। तो यह जो है समस्या उत्पन्न होगी। अब ऐसा जब हो जाएगा, तो अब देखिए, अब जिस विद्यालय में जो है, चूंकि यह कोर्स उसी के लिए मान्य रहेगा, तो फिर वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो भी मिसयूज करेंगे कि अब हमको छोड़कर तू जाएगा कहाँ, पेमेंट में नहीं बढ़ाएगा वो। जहाँ 5,000 रुपये काम कर रहा है, 5,000 रुपये काम करो। तो ये सारे समस्या उत्पन्न होगा। तो अब आर्गुमेंट हो चुके हैं, फैसले को सुरक्षित रखा गया है। फैसला कब सुनाया जाएगा यह किसी को पता नहीं है। छठ बाद सुनाए जाएंगे, 2 महीना बाद सुनाएंगे जाएंगे, या फिर बीएड वर्सेस बीटीसी के तरह ही 6-7 महीना के बाद सुनाए जाएंगे। यह निर्भर करता है कि अभी माननीय कोर्ट के पास कितने और केस रिजर्व हैं जिस पे उनको फैसला सुनाना है, इससे पूर्व का जो केस है, क्योंकि अधिकांशतः जो होते हैं फैसला सुरक्षित रखा जाता है, उसके बाद फैसला सुनाया जाता है और बहुत सारे तथ्यों को अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही तो फैसला सुना नहीं देना है। अभी जो है, अभी भरभली आर्गूमेंट 7 नवंबर 2023 को हुए हैं। रिटेन आर्गूमेंट जो है प्रत्येक पक्ष की तरफ से पेश किए जाएंगे और जो रिटेन आर्गूमेंट पेश किए जाएंगे उसका भी अध्ययन करना होगा। अब बहुत ऐसा तथ्य होता है जो भरबली आर्गुमेंट के समय दिमाग में नहीं आता है, लेकिन जब रिटेन आर्गुमेंट पेश किए जाएंगे तो वो सारे तथ्यों को वहां पे पेश किया जाएगा जो बोलते समय छूट भी गए होंगे। तो साथ ही साथ चूंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा राज्यसभा से बजाबते जो है वह विधेयक ला करके इसको जो है पारित किया गया था। उसके बाद एमएचआरडी मिनिस्टर का जो है निर्देश, दिशा निर्देश के आधार पर एनसीटीई के गाइडलाइन में जो है एक विशेष कमेटी के तहत इस कोर्स को डिजाइन किया गया। उसके बाद एनसीटीई से अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है एनआईओएस को इसकी जिम्मेदारी दी गई
कि आप इसको 2 वर्ष का कोर्स है, इसको 18 महीने में आपको कंप्लीट करा लेना है। अब इस प्रकार से सारे कार्य हुए हैं। तो उस विधेयक को या फिर इससे संबंधित जितने भी कागजात हैं, चाहे वो राज्यसभा से पारित जो निर्गत हैं, एमएचआरडी मिनिस्ट्री से निर्गत हों, एनसीटी से निर्गत हो, एनआईओएस से निर्गत हो, सारे कागजातों को सरसरी निगाहों से उसे पूरे बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। साथ ही जो माननीय 3 हाई कोर्ट, पटना, त्रिपुरा और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो इस एनआईएस डीएलएड के पक्ष में जो अपना फैसला सुनाया है, उन फैसलों के प्रत्येक पेज की प्रत्येक लाइन को अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही जो दोनों पक्ष, पेटिशनर्स एंड रिस्पोंडेंट के तरफ से जो भी आर्गुमेंट पेश किए गए हैं, वो वर्बली हो या फिर रिटन हो, उन सारे को अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद फैसले दिए जाएंगे। साथ ही जो 7 नवंबर 2023 को जो आर्गुमेंट हुए, जिस पे फैसला रिजर्व रखा गया, उसमें जो ऑर्डर आया, ऑर्डर और जजमेंट में अंदर होता है। ऑर्डर तो जिस दिन जो है आर्गुमेंट होते हैं, उसके बाद ऑर्डर दे दिया जाता, ऑर्डर आ जाता है, लेकिन जजमेंट अलग चीज़ है। तो ऑर्डर जो आया उसमें 4 बिंदु थे। 4 बिंदु में एक बिंदु आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो उसमें लिखा है कि उसमें जो है अलाउ किया गया है कि आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। नहीं तो उसका भी इंतजार किया जाएगा कि अब मान लीजिए कि यदि एनआईएस डीएलएड को लगेगा कि कुछ बात ऐसा छूट गया, तो हस्तक्षेप करने के लिए चूंकि माननीय कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया उस ऑर्डर में, तो वो कर सकते हैं, उसका इंतजार भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के फैसले अभी इतने जल्दी आने वाले नहीं हैं। अब फैसला नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, मतलब एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आएगा या फिर विपक्ष में, यह हम आप या कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। माननीय जज पर निर्भर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है कि वो फैसला क्या सुनाती है। लेकिन एनआईएस डीएलएड के पक्ष की बात है तो पक्ष माननीय सलमान खुर्शीद और मिस अरोड़ा मैडम दोनों के द्वारा बेहद संजीदगी से और मजबूती से रखा गया है। केस लड़ने में एनआईएस डीएलएड के टीम के द्वारा गलतियां हुई हैं। चूंकि हम देख पा रहे हैं जैसे बीएड में क्या हुआ, बीएड वालों की तरफ से नेतागिरी ज़्यादा हुआ, एनआईएस डीएलएड में नेतागिरी प्रदेश स्तर पर जो है बढ़ करके करना शुरू कर दिया। आप देखे होंगे कि 7 नवंबर के बाद जो है अलग अलग जो है नेताओं का, एनआईएस डीएलएड के जो नेतृत्व करता थे, उनका अलग अलग बयान आने लगा था, ठीकरा फोड़ने लगे थे एक दूसरे पर, कहाँ पे कमी हुआ। तो ये सब कमियां हुई हैं। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी में डीएलएड जितने मजबूती से केस लड़ा और जितने प्लानिंग से केस लड़ा, एनआईएस डीएलएड का नेतृत्व करता उतने मजबूती और प्लानिंग के साथ केस नहीं लड़े। बावजूद इसके 7 नवंबर 2023 का जो आर्गुमेंट हुआ है उसमें काफ़ी कुछ बातें पॉजिटिव हैं। अभी जो है यह मान लेना कि एनआईएस डीएलएड के विरोध में फैसला आएगा, यह जल्दीबाजी होगा और यह गलत होगा। इसको लेकर के दिलो दिमाग में भ्रम, संशय, दुविधा उत्पन्न नहीं करना है। आप पॉजिटिव रहें। मे बी एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही फैसला आए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबके लिए मान्य है, उससे ऊपर कोई है नहीं। लेकिन फैसला यदि एनआईएस डीएलएड के विपक्ष में भी आता है तो उसके बाद भी कानूनी दरवाजे खुले हैं। उसके बाद भी उसमें जो है रिव्यू पिटीशन के लिए दरवाजा खुले हैं या अन्य कई पहलू हैं जिसके जरिए जो है चैलेंज किया जा सकता है। माननीय जजों के द्वारा जो फैसले दिए जाएंगे उसका कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी कई रास्ते हैं, अभी इतना जल्दी जो है हार नहीं मानना है। आर्गुमेंट मजबूती से रखा गया है। एनआईएस डीएलएड के पक्ष में भी फैसले आ सकते हैं, ज़्यादातर उम्मीदें हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी और एनआईएस डीएलएड वर्सेस जो ये मामला चल रहा था, वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो इसलिए एनआईएस डीएलएड से जो भी 14 लाख प्रशिक्षु शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालयों में हों, चाहे वो एड ऑन स्कूल्स में हों, चाहे वो निजी विद्यालयों में हों, अभी आप बेफिक्र होकर के जहाँ हैं वहाँ सेवारत रहें। आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आप बेफिक्र होकर के, निर्भीक होकर के आप तैयारी में लगे रहें। अभी इतनी जल्दी जो है आपको हार मानने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही फैसला आए। अब यदि नहीं आता है तो क्या होगा? नहीं आता है, जो अब तक नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी और एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड वाला मामला जो है दोनों में अंतर है।
बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में राजस्थान ने पहले ही इसको जो है वो क्रैश कर चुका था, जबकि एनआईएस डीएलएड को कहीं भी कोई हाई कोर्ट जो है इसको अमान्य नहीं किया है, बल्कि इसके पक्ष में 3-3 हाई कोर्टों का फैसला है। तो उन्हें जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगामी जो शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, यदि एनआईएस डीएलएड के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो उनमें रुकावट पैदा हो जाएगी, वे न्यू रिक्रूटमेंट में नहीं शामिल हो पाएंगे। लेकिन जो अब तक बहाल हो चुके हैं, चाहे वो राज्य स्तर का सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो केंद्र स्तर का सरकारी विद्यालय हो, या किसी भी अन्य राज्य में है पूरे भारतवर्ष में, अब तक जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं उन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये जो कह रहे हैं कि छठों फेज पर असर पड़ेगा, सातवें फेज पर असर पड़ेगा, वो मूर्ख लोगों के बातों में नहीं आना है। अब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में नियोजित शिक्षकों को आगाह करते हुए मैंने एक पोस्ट डाला कि हो सकता है, मैंने आशंका जाहिर की है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि विषम परिस्थिति में जिसकी संभावना न के बराबर है कि एनआईएस डीएलएड के विपक्ष में फैसला जाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि नियोजित शिक्षकों को विभागीय, मामूली सा विभागीय परीक्षा लेकर के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है, और जो दिसंबर में परीक्षा लिया जाना प्रस्तावित है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए यदि आपने परीक्षा दी है और आप एनआईओएस डीएलएड से प्रशिक्षु हैं, तो आपको मूल खतरा क्यों लेना है? मालूम है कि एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में आएगा, फिर भी यदि रिजर्व है अभी जजमेंट, यदि कोई अनहोनी हो जाए तो फिर आप कहाँ का रहेंगे? इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो मैं फिर कहता हूं कि आप इस पर अपने विवेक से निर्णय लें कि यदि आप एनआईओएस डीएलएड हैं, नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 7th फेज आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप फ्रेशर के तौर पर यदि बहाल होने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार स्वविवेक से इस पर निर्णय जरूर ले लें कि आपको क्या करना चाहिए। असर नहीं पड़ेगा यदि एनआईओएस डीएलएड के विपक्ष में भी आ जाएगा, यदि कुछ भी हो सकता है, एनआईओएस डीएलएड के विरोध में आ जाए तो क्या होगा, मतलब एक आशंका जाहिर कर रहे हैं। सब कुछ स्वीकारात्मक होगा, हम जानते हैं कि सब कुछ स्वीकारात्मक होगा। एनआईओएस डीएलएड के विपक्ष में फैसला जाने का उम्मीद कम है। साथ ही यदि एनआईओएस डीएलएड के विपक्ष में फैसला होता भी है, तो जो अब तक नियुक्ति पा चुके हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई अनहोनी होता है तो फिर आप कहाँ का रहेंगे? इसलिए मैंने ऐसा बोला था। हालांकि आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, कुशल हैं, आप गलत सही का फैसला लेने में हमसे ज़्यादा आप प्रांगत हैं, तो आप स्वविवेक से अपना फैसला लें। लेकिन हमने सारे तथ्यों को आपके समक्ष इतने समय में इस वीडियो के माध्यम से पेश किया है। आप सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक जो गतिविधि है, जो स्थिति है, उसमें नहीं आना है। जो अब तक नियुक्ति पा चुके हैं वो बेफिक्र होकर के जहां है वहां सेवा में लग रहे हैं, और जो आगामी आने वाले शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं वो तैयारी में लगे रहें। जो निर्णय आएगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि करना क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं रेगुलर वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ समय अभाव के कारण, लेकिन कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से प्रत्येक जो अपडेट आ रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग से हों, बीपीएससी आयोग से हों, या अन्य जो भी गतिविधियां चल रही है शिक्षा जगत से जुड़े, उन सारी गतिविधियों पर जो है वो अपडेट आपको मिल रहा है कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से। भले ही वीडियो के माध्यम से मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जो वैसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उस पर मैं वीडियो के माध्यम से आप एक समक्ष जो है अपने विचार, मंतव्य और जो सही और सत्य जो तथ्य होंगे वो पूरे साक्ष्य के साथ लेकर के आपके समक्ष उपलब्ध होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी।